नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की, जिसमें दोस्तों आपको एमपीजी के करंट अफेयर्स और जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको आज इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। आपको दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जरूर बनना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, आपकी आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का जो पुरस्कार है दोस्तों, वो किसे प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। नीदरलैंड की लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यह पुरस्कार उनकी पुस्तक दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी पुस्तक? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। सूखे से निपटने का व्यवस्थित सहकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना से किया गया था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी प्रयास जो है दोस्तों, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से किया गया था, ठीक है। 1956 से 1961 की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, उस समय इसका व्यवस्था की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपको बताना दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया में परिवर्तित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी को पता है दोस्तों कि प्रकाश जो पौधे हैं, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही जो प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा होती है, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है पौधों द्वारा, और अपने भोजन का वे निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, ठीक है, 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों आपको मालदीव, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पूछा जाए तो 9 डिग्री चैनल है, तथा याद रखिएगा। और दोस्तों इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और अंडमान व निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो गेहूं का उत्पादन है, वो मुख्यतः या सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो मालवा क्षेत्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर व भिंड जिले में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनका भी आंसर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर व भिंड जिले में भैंस की जो नस्ल पाई जाती है दोस्तों, वो नस्ल कौन कौन सी है, याद रखिएगा, बंधवारी नस्ल है, ठीक है। बंधवारी नस्ल पाई जाती है भिंड, ग्वालियर एवं भिंड जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है, या आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम में कि कौन सी गैस को नोबल गैस कहा जाता है, या कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। तो याद रखें दोस्तों, हीलियम गैस,
ठीक है, हीलियम गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में दोस्तों आपको अपनी अच्छी मार्किंग करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, आपको बताना दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 1992 को की गई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इस आयोग की पहली चेयरपर्सन कौन थी तो याद रखिएगा जयंती पटनायक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद होना चाहिए आपको कौन सी योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी, नंदीशाला योजना चलाई जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु नंदीशाला योजना का संचालन जो है दोस्तों वो वर्ष 2016 से किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, गौवंशीय पशुओं के सुधार हेतु देसी नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपकी स्थापना पूछा जाए इसकी तो याद रखिएगा 15 फरवरी 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है स्थापना और केंद्र आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए, बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, वर्ष 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों वो रोहित शर्मा और विनेश फोगाट दोनों को दिया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा आपका क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं और विनेश फोगाट जो है दोस्तों आपके कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, रोहित शर्मा को और विनेश फोगाट को दिए गए ऑप्शन में से इन दोनों को ही दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सुरैती लोक चित्रकला राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है सुरैती लोक चित्रकला, ठीक है, राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सुरैती चित्रकला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जानकारी साझा शेयर करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या जानकारी के साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं? दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नेटवर्क से जानकारी शेयर करने के लिए दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राउटर का जो प्रयोग है दोस्तों वो नेटवर्क में डाटा को कहीं भी भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको तो B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी के बीच स्थापित होता है। ठीक है, याद रखिएगा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को जाना जाता है मालवा के पठार के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में जो वर्षा ऋतु का आगमन होता है वो मध्य जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सा आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों आपको कि वित्त आयोग भारत में संघ एवं राज्य यानी केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय राजस्व का विभाजन करने वाली एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद होना चाहिए आपको। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? सभी को पता है दोस्तों कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कराया था। वो राज्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अब आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो दोस्तों वो पुलिस महानिदेशक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? पुलिस महानिदेशक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक मनुष्यों के निवास के प्रमाण नहीं मिलता है? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक मनुष्यों के निवास के प्रमाण नहीं मिलते हैं। आपको दोस्तों ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। देखिए, रायसेन, सिगनपुर, आदमगढ़, इन तीनों ही जगह से आपको मनुष्यों के निवास के प्रमाण मिलते हैं। उज्जैन से आपको इसके प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था? सभी को पता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। सल्तनत काल में किस शासक ने मध्य प्रदेश के मांडू, ग्वालियर व मालवा को जीता तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सल्तनत काल में वह शासक कौन था जिसने मध्य प्रदेश के मांडू, ग्वालियर व मालवा को तो जीता और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वो कौन था? वो था दोस्तों गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1923 में मध्य प्रदेश के किस जिले से झंडा सत्याग्रह
का आरंभ किया गया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल रट के जाइएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1923 में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ठीक है, एग्जाम में ये दोस्तों क्वेश्चन आपको एमपीजीके के अंतर्गत बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल रटना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता दोस्तों उनको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बुंदेली या बुंदेलखंडी बोली किस स्थान पर बोली जाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बुंदेली या बुंदेलखंडी जो है वो बोली किस स्थान पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों मुख्यतः सागर जिले में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मुख्यतः सागर जिले में बोली जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड बोली का जो जन्म है दोस्तों वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, और इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए बुंदेलखंड बोली के बारे में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो सर्वाधिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना, वो किस साधन से सिंचित होते हैं दोस्तों? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्र जो है दोस्तों वो कुएं एवं नलकूपों से सींचे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कुएं व नलकूप से सिंचित होते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राज्य में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा 8,772 किलोमीटर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य से जो गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी जो कुल संख्या है वो 22 है। ठीक है, ये भी आपको आंसर में याद रखना है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताना है आपको। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रख के जाना है दोस्तों एग्जाम में। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी पूछा गया है वो नमचा बरवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए नमचा बरवा। 30 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, ये सभी। तो दोस्तों नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का जो गठन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये भी याद रखिएगा, और 1 जनवरी 2015 को किया है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट टाइम पे पूछा ही जाता है आपको। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, ठीक है ना, वो ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि, तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, इसके उद्देश्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे दोस्तों आज के आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।